नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह सामान्य हिंदी का 38वां भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे साथियों तक शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। यहाँ पर आपसे पूछा है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1952 ईस्वी में। तो साथियों आपको बता देना है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर आपका विकल्प सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे, इनमें से आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है। उच्चारण, उच्चारण शब्द का यदि आप विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उत्धन चारण। उच्चारण शब्द का यदि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उत्धन चारण। और यहाँ हलंत देखकर आप इसमें व्यंजन संधि बता देंगे। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला विकल्प दे रखा है दिग्गज। दिग्गज का यदि आप विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दिग्धन गज। दिग्गज का शब्द यदि आप विच्छेद करेंगे तो दिग्गज का विच्छेद होगा दिग्धन गज और इसमें भी जो संधि होगी वो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अधोगति, अधोगति का यदि विच्छेद होगा तो ये होगा अधः धन गति। अधः धन गति बराबर अधोगति। और यहाँ विसर्ग देखकर आप इसमें विसर्ग संधि बताएंगे। ठीक है, और हमसे प्रश्न में पूछा है कि स्वर संधि का उदाहरण, तो ऑप्शन डी में जो दे रखा है शब्द मन्यंतर, यह शब्द आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सवाल नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है संस्कार और इस संस्कार शब्द में हमें उपसर्ग बताना है। तो संस्कार शब्द में उपसर्ग सम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न क्रमांक 4 दे रखा है, सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया। सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य? तो साथियों याद रखना है, जब आपको वाक्य के अंदर और दिखे, तथा दिखे, किंतु दिखे, परंतु दिखे, तो यहाँ पर आपको वाक्य में सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया और शब्द आया है, इस कारण से इसमें जो वाक्य होगा ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विकल्प बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यमुना तट, यमुना तट में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन बी दे रखा है द्विगु समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ दे रखा है यमुना तट। यमुना तट का मतलब होता है यमुना का तट। यमुना तट का अर्थ क्या होगा? यमुना का तट। और इसमें का आया है, इस कारण से ये क्या है हो जाएगा? ये कारक चिन्ह है, इस कारण से इसमें तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह तोड़ा जाता है या रचा जाता है, इसलिए आपका कौन सा शब्द हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। मृत्यु होता है या होती है? तो मृत्यु होती है, इस कारण से ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उत्साह बढ़ाया जाता है या उत्साह रखा जाता है, इसलिए ये आपका पुल्लिंग शब्द होगा। संकल्प लिया जाता है, इस कारण से ये भी पुल्लिंग शब्द होगा। हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द पूछा था, तो ऑप्शन बी में जो शब्द दे रखा है मृत्यु, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। आराधना, आराधना किसकी रचना है? आराधना किसकी रचना है? भूषण की, बिहारी की, विद्यापति की या फिर निराला की? तो यहाँ पर आपको बता देना साथियों, आराधना रचना निराला जी की रचना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखना साथियों, निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए महाप्राण कवि
महाप्राण कवि किसे कहा जाता है, तो ये भी महाप्राण कवि निराला जी को कहा जाता है। ये दोनों चीजें आपको अपने नोट्स में नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमें यहाँ जो पंक्ति दे रखी है मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। म यहाँ पर भी आया है, म यहाँ पर भी आया है, म यहाँ पर भी आया है। जब किसी पंक्ति या वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है? अल्पाहारी कहलाता है, सन्यासी कहलाता है, एकाहारी या फिर भिक्षु? तो आपको बता देना है साथियों, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसको एकाहारी कहा जाता है। विकल्प डी या विकल्प सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रतिकूल, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर आपको दे रखा है शब्द प्रतिकूल और इस शब्द में आपको बताना है कि उपसर्ग क्या है। प्रति है, परा है, पर है या फिर प्र है? तो प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर आपका विकल्प ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। जिस क्रिया में कर्म साथ होता है, जिस क्रिया में कर्म साथ होता है कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर यौगिक क्रिया? तो साथियों याद रखना है, जिस क्रिया में कर्म साथ होता है वहां पर जो क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। राइट आंसर आपका विकल्प बी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का सामासिक विग्रह है। यहाँ पर आपको आत्मविश्वास शब्द का सामासिक विग्रह बताना है। अपने में विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने पर विश्वास या अपना विश्वास? तो आत्मविश्वास का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? अपने पर विश्वास। विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावानल या कामानल? तो याद रखना है साथियों, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि? तो देखिए यहाँ पर दो मात्रा है, ऐसा देखकर भी आप इसमें वृद्धि संधि बता सकते हैं। और यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव। तो यहाँ पर आपकी जो संधि हो जाएगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। विकल्प भी आपका राइट आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। लेखनी से संन्यास ले लेना, ये इसका अर्थ नहीं है। दिन रात लिखना, यह इसका अर्थ नहीं है। लिखते लिखते रुक जाना, यह कलम तोड़ने का अर्थ नहीं है। कलम तोड़ना इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अच्छा लिखना। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे साथियों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।